हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी पूरी जोश के साथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, हम हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए। तो आज उस श्रृंखला का ये सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी है कहाँ, मतलब है क्या, और ये जो वर्ड आया है हिंदी कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, सब के बारे में हम जान लेते हैं पहले, और तब स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला फिर। ठीक है, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि जो और एस्पिरेंट हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ये है फ़ारसी भाषा का। ठीक है, और इसकी जो व्युत्पत्ति हुई थी वो हुई थी ईरानियों के द्वारा, क्योंकि ईरानी जो थे वो स को ह का हैज़ उच्चारण करते थे। स का वो जो सिंधु रिवर थी उसको सिंधु नहीं बोलते थे, हिंदू बोलते थे, और उसी से आगे चलकर हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता मिली थी वो मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक, अब जानते हैं कि मातृभाषा के रूप में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन चुका है। तो इसको यहाँ तो नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। तो मातृभाषा के रूप में जो हिंदी बोलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ये आंकड़ा है 43.63% लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। और जो हिंदी भाषी स्टेट हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा। ठीक, अगर कुल वक्ता की बात करें, मतलब मातृभाषा और जो दूसरी भाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो कुल वक्ता कितने हैं? 52.83 करोड़। ठीक है, 52.83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तब भी वर्ण होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब क्या होगी? ध्वनि। ठीक, वर्ण या ध्वनि एक ही बात है। ठीक, वर्ण संयोग, वर्ण संयोग किसको बोलेंगे? जैसे क में हमने हलंत लगा दिया। ठीक, हम इसमें स्वर ऐड करते हैं, स्वर को जोड़ते हैं, तब ये पूरा वर्ण बनता है, मतलब अक्षर बनेगा, एक पूरा अक्षर बनेगा। तो क में हम छोटा आ जोड़ेंगे तब वो पूरा एक अक्षर बनेगा। ठीक, तो ध्वनि वर्ण एक ही बात हो गई। फिर उससे बड़ा क्या होगा? अक्षर, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। ठीक, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। व्यंजन के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उनका उच्चारण तभी संभव है। ठीक है, अब चलते हैं वर्ण की तरफ कि वर्ण की संख्या कितनी है। तो वर्ण की संख्या अब जो है वो है 53। ठीक, 53 क्यों है? क्योंकि हिंदी निदेशालय के द्वारा क्या हुआ है, एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है, और विशिष्ट व्यंजन वो ये है। अब बात करेंगे हम वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या एक क्रमबद्ध समूह या लिपि चिन्हों का एक व्यवस्थित समूह क्या होगा? वर्णमाला। अगर वर्णों को हमने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया
उसका अव्यवस्थित समूह बना दिया तो वो वर्णमाला नहीं होगी। जो वर्णमाला का एक व्यवस्थित क्रम है, वही क्रम में वो लिखे हों तभी वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला या वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन से हैं, एक स्वर है और दूसरा है व्यंजन। ठीक, स्वर को हम अच से भी प्रदर्शित करते हैं, व्यंजन को हल से। ठीक है, स्वर 11 होते हैं और 2 होते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है अंग और एक आता है आहा। जो अंग होता है ये क्या होता है, ये अनुस्वार होता है, और आहा जो होता है ये विसर्ग होता है। ये तो सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन फ्रेंड आ चुके हैं पहले। अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 और विशिष्ट व्यंजन कितने हैं, 1, जो अभी मैंने बताया था हिंदी निदेशालय द्वारा जोड़ा गया है। जो कामता प्रसाद गुरु हैं उनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, 43 यानी कि 43। और उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वर देखें तो कितने हैं, 10। वैसे 11 हैं स्वर, लेकिन उच्चारण के आधार पर कितने हैं, 10, क्योंकि री को इसमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ और 2 द्विगुण। ठीक है, अब चलते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। ये जो व्यंजन है, हमारे सारे वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान देखेंगे कि ये उच्चारण स्थान कौन सा है इनका। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले कंठ की। कंठ से चलते हैं। ठीक है, कंठ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तालु। ठीक है, और तालु से थोड़ा आगे चलेंगे तो मूर्धा आएगी। मूर्धा से आगे चलेंगे तो क्या आएंगे, दांत, और दांत से आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, होंठ। ठीक, तो कंठ को कंठ्य वर्ण, तालु को तालव्य वर्ण, और जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं वो हो गए मूर्धन्य वर्ण, और जो दांतों से उच्चारित होते हैं वो दंतव्य वर्ण, और जो होठों के द्वारा होते हैं वो ओष्ठ्य वर्ण हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो चलते हैं आगे। तो कंठ कवर्ग, कंठ कवर्ग ऐसे इसको जोड़ लीजिए, कंठ कवर्ग। तो कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ और ण, और अ आ हा और विसर्ग। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, कंठे में आ जाएगा कवर्ग, पांचों याद हो गए उसमें जो 5 वर्ण हैं इसके, और आहा, आहा करके याद रख लीजिए, कवर्ग और आहा, ये हो गया कंठ से। अब चलते हैं तालव्य की ओर। तो तालव्य में होता है चवर्ग। चवर्ग मतलब च छ ज झ और ञ, और ई य और श। तो इसको याद करने का आसान तरीका क्या रहेगा, चवर्ग और यश, यश यश ऐसे याद कर लीजिए। मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य में आता है टवर्ग, टवर्ग ट ठ ड ढ और अंग ना, और री र और श, ये हो गया टवर्ग, मतलब मूर्धन्य का वर्ग जो है ये होगा टवर्ग, ट ठ ड ढ ण और री र और श। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे, मूर्धन्य में टवर्ग और ऋषि। ये याद रखना है कि यश 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 से याद रखना कि इसमें ये वाला श आ रहा है और टवर्ग में ऋषि वाला श आ रहा है। ठीक है, तो इसको बना दीजिए ऋषि, टवर्ग और ऋषि। यहाँ से बना लीजिए, टमाटर खा के ऋषि हो गए लाल लाल। ठीक, ये हो गए मूर्धन्य में। तवर्ग दंतव्य, दंतव्य में आ गया तवर्ग त थ द ध न और ल स। तो ल स को एक साथ जोड़ दिए, लस कर दीजिए, तवर्ग और लस, दंतव्य में हो गए तवर्ग और लस। अब चलते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब पवर्ग। पवर्ग में प फ ब भ म
ऊ और ऊ। ठीक, तो इसे ऐसे याद कर लीजिए, ओष्ठ में पवर्ग और ऊ। तो याद करना आसान रहेगा ऐसे। ठीक है, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, आपको और कोई आसान ट्रिक लगती हो तो वो बना लीजिए। और ये क च ट त प, इनका एक एक वर्ण ले लीजिए। कचट तप, कचट तप, कचट तप, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। और इसको यहाँ कंठ से ले लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य और ओष्ठ। ठीक, तो आई होप याद हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे, नासिक्य और अनुनासिक। नासिक्य और अनुनासिक क्या है? हर वर्ग का पंचमाक्षर जो नाक और मुंह से बोला जाता है। ठीक है, तो हर वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा आएगा? जैसे कवर्ग है, कवर्ग का ण आ गया, चवर्ग का ञ आ गया, टवर्ग का ण आ गया, अत्ता का न आ गया और अप्पा का म आ गया। तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? अनुनासिक होगा। तो ये पांचों अक्षर क्या हो गए? अनुनासिक या नासिक्य हो गए। याद रहेंगे। अब चलते हैं कंठ तालव्य पे। कंठ तालव्य मतलब जिनके उच्चारण में 2 स्थानों का प्रयोग होता है, कंठ का भी और तालु का भी, तो वो हो गए कंठ तालव्य। तो ये हैं ए और ए। ठीक, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ इन दोनों का प्रयोग हो रहा हो जहाँ, तो ये हो जाएंगे ओ और औ। अब चलते हैं दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ में मतलब दांत और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ब और फ। ठीक है, आप इनको बोल कर देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ हमारी जीभ टच कर रही है और कैसे ये साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद ही पता चल जाएगा इसमें। अब चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। 2-3 बार इनको रिवाइज करिए। य, र, ल, व, मेरे साथ बोलिए, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये होगा अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या है? जीभ मुख के किसी भी भाग को क्या नहीं करती? पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक, अब चलते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। इन्हें बोलने में मुंह से क्या होती है? गर्म हवा निकलती है, इसीलिए ना ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श, श, स और ह, तीनों श हैं और ह है, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन तो जो हमारे 25 वर्ण हैं कचट तब वाले, 5 वर्ग थे, 5 वर्ग के 5-5 वर्ण थे, तो कितना हो गया? 25। 25 के 25 वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है सभी। याद रहेंगे ना? ये देख लीजिए एक बार, ये रहे, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यहाँ तक जो इनका पूरा ये है, ये पूरा स्पर्श व्यंजन में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो छ जो बना है ये 2 वर्णों के मेल से बना है, कौन कौन से? क और श। ठीक, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज और अ से, और श्र बना है श और र से। ठीक है फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें हलंत ना लगा हो, जैसे इसमें क में हलंत लगा हुआ, त में हलंत लगा हुआ, ज में लगा हुआ, श में लगा हुआ, अगर आपको हलंत ना दिखे तो वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, हलंत वाला ही सही होगा, उसी पर टिक लगाएं। ठीक है, अगर परीक्षा में आता है तो। 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हैं ड और ढ। ठीक है, और ये जो व्यंजन होते हैं इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ये शब्द के मध्य में ही प्रयोग होते हैं, जैसे मेंढक, सड़क। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्वर, स्वर क्या है? भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जिसे बोलने के लिए किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने ऊपर बताया था कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वैसे स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद में क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है।
स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण कैसे किया गया है? कुल स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? कम समय लगे, मतलब जो एक मात्रिक हों, और इनकी संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ और री। और फ्रेंड ये चारों मूल स्वर भी हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर यही हैं, अ, ई, उ और री। और ये ह्रस्व स्वर भी हैं। ठीक है, दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, वो हैं आ, ई, उ, ए, ऐ। ठीक है, मतलब इनमें डबल मात्रा लग रही है। ठीक है, इसमें अ और अ मिलके आ बना है, तो इसमें क्या लग रहा है? डबल, मतलब दोगुना समय लग रहा है बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा। ठीक, अब आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर में क्या है? इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे शिवोहम, ओम। ठीक, इसके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। फ्रेंड, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ इन्हें नोट कर लेना। अब इनकी मात्रा की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर में अगर जैसे हमें मात्रा गिननी हो कि इस शब्द में कितनी मात्राएं लगी हुई हैं, तो ह्रस्व स्वर में जो होता है वो मात्रा को डिनोट जो करता है इस डंडे से करता है, और दीर्घ स्वर में ऐसे करते हैं, ऐसा बना देते हैं, ये इससे डिनोट होता है, मतलब डबल मात्रा लगी हुई है तो 2 काउंट हो जाती हैं उसमें। वो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को भी अगर हम डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं? 2 में, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ, 3 आएंगे। ठीक है, और ये क्या हैं? सजातीय हैं। सजातीय मतलब दोनों, दो जो वर्ण से मिलकर बने हैं ये दोनों सेम होंगे, मतलब एक ही जाति के होंगे, इसीलिए सजातीय बोला गया है। दूसरे हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब विजातीय। विजातीय मतलब वो 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं, इसीलिए उन्हें विजातीय बोला गया है। ठीक, तो देख लेते हैं। सजातीय में आ, ई और उ आए थे, तो आ, अ और अ मिलकर बन गया छोटा। ठीक है, बड़ी तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। बड़ा ऊ कैसे बना? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, तो मतलब इनकी जाति जो वो समान हो गई, तो ये हो गए सजातीय। अब चलते हैं विजातीय। विजातीय मैंने बताया था कि 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हों, तो जो ए बना है वो अ और ई से मिलकर बना है, और ए जो बना है वो ए और ए से मिलकर बना है। ओ जो बना है वो अ और ऊ से मिलकर बना है। औ कैसे बना है? अ और ओ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं, ये संयुक्त तो स्वर भी कहलाते हैं और विजातीय भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर को अगर हम बांटें तो वो 4 प्रकार होंगे: विवृत स्वर, अर्धविवर्त स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। विवृत मतलब जिसमें मुंह पूरा खुल जाए बोलने में, जैसे आ। ठीक, आ क्या है? विवृत स्वर है। अर्धविवर्त, इसमें क्या आएंगे? अ, ए, ओ, मतलब मुंह आधा खुले जिसमें, ये हो गए विवर्त स्वर। फ्रेंड इन्हें नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अर्ध में क्या आ गया? ए, ए, ओ। ठीक, मुंह कितना खुला है इसमें? आधा खुला। उच्चारण करके खुद देख लीजिए, पता चल जाएगा। और समृत की तरफ चलते हैं। समृत में क्या रहता है? मुंह बंद रहता है, ई, ऊ। ठीक है, अर्धसमृत में आधा बंद रहेगा, ओ, ए। ठीक, अब जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मतलब
जीभ का आगे वाला हिस्सा, मध्य मतलब मध्य वाला, और पश्च मतलब पीछे वाला। ठीक है, तो जिह्वा का जो अग्रभाग है उससे कौन सा उच्चारण होता है? ई, ए। ठीक, मध्य से ए, ये होता है उदासीन। ठीक है, पश्च में आएंगे आ, ऊ, ओ, औ। ठीक, तो ये हो गए आपके स्वरों का वर्गीकरण कि स्वर हमारे कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, और फ्रेंड एक पार्ट और रह गया है इसमें, व्यंजन का अल्प प्राण और महाप्राण, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो उसको और देख लेते हैं। ये रहा, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण मतलब जिन्हें हमें बोलने में बहुत जोर लगाना पड़े, ताकत लगानी पड़े, वो होते हैं महाप्राण। और जो बहुत हम आसानी से बोल जाएं वो होते हैं अल्प प्राण, जिन्हें बोलने के लिए हमें थोड़ा जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अल्प प्राण हो गए। तो महाप्राण में कौन कौन से हैं? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ह, ढ। ठीक है, और अल्प प्राण में कौन से होंगे? क, ग, न, च, ज, अञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म, य, र, ल, व। ठीक है, मतलब इन्हें हम आसानी से बोल गए, लेकिन उनके बोलने के लिए महाप्राण जो व्यंजन है उनको बोलने के लिए हमें क्या लगानी पड़ रही थी? थोड़े ज़ोर से बोलना पड़ रहा था, थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो 2 प्रकार होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष मतलब जिनमें स्वरतंत्रियों में क्या हो? कंपन हो, और अघोष मतलब जिनमें स्वरतंत्रियों में कोई कंपन ना हो, वो होते हैं अघोष। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, तो आप उन्हें अटेम्प्ट करिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अभी मैंने बताया उच्चारण स्थान के कौन कौन से हैं, कहाँ हैं? तालव्य श, दंत्य स, मूर्धन्य श, कंठ्य च। ठीक है, तो तालव्य और मूर्धन्य इन्होंने क्या किया है? इन दोनों को चेंज कर दिया है। तालव्य में ये श आता है संयम वाला, और मूर्धन्य में कौन सा आता है? षटकोण वाला श आता है। ठीक है, कंठ में कवर्ग आता है, ना कि चवर्ग। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा दंत्य। दंत्य मतलब स। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब गलत बताना है आपको इसमें से। विसर्ग कंठवर्ण है, हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह श संयुक्त व्यंजन है। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, विसर्ग क्या है? एक कंठवर्ण है, अह मैंने बताया था, याद आ रहा होगा आपको। तो विसर्ग क्या है? कंठवर्ण है, और हिंदी में जो ग का उच्चारण है वो भी परंपरा से क्या हो गया है? भिन्न हो गया है। लेकिन जो 2 महाप्राण व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि महाप्राण व्यंजन को बोलने के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। तो 2 वर्ण हम एक साथ नहीं बोल सकते, उनका उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। तो जो हमारा ऑप्शन है वो यही सही है, 3 वाला। ठीक है, मतलब यही गलत होगा इसमें, बाकी सब सही है। श क्या है? श एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। तो क्या बताया था? प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लग रहा था। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? हमारा सही होगा उसमें ऑप्शन नंबर 2, ओम। बोल के देखिए। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? ऊपर ही पढ़ा है हमने, अभी याद आ रहा होगा आपको। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को। तो महाप्राण अल्प प्राण तो ये नहीं है इसमें। ठीक है, वो तो व्यंजन का प्रकार है। अल्प प्राण और महाप्राण हमने पढ़े थे ऊपर, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं।
तो अयोगवाह कौन से हैं होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक। ङ का उच्चारण स्थान होता है, तो इसमें कौन सा होगा? नासिक के, कंठ तालव्य, मूर्धन्य या कंठोष्ठ है। तो इसमें पंचमाक्षर के लिए पूछा गया, तो पंचमाक्षर हमने क्या बताया था? नासिक के होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा नासिक के। श का उच्चारण स्थान है कौन सा है? दंत्य है, तालु है, मूर्धा है या दंतालु है। तो दंतालु तो कुछ होता ही नहीं। ठीक, तो अब हमने देखना है क्या होगा इसमें, दंत में आएगा, मूर्धा में आएगा या तालु में आएगा, ये किस में आएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया था? पहले कवर्ग बताया था जो कंठ से आता है, तालव्य से हमने क्या बताया था? चवर्ग। ठीक है, और चवर्ग में हमने ये बताया था चवर्ग और यश, यश याद करना है। ठीक है, तो श कहाँ आएगा? तालु में। ठीक, तो फ्रेंड यहीं तक था। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में है। ये वीडियो बीच में से कट गई थी। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए वो दूसरी वीडियो देख लें आप जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।